Hello everyone, my name is Ganesh and today I am here to teach you science of 9th class, chapter number 1 matter in our surrounding. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली हमने अपनी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से राइट साइड पे आपको चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड पे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स होंगे या एग्जाम्पल होंगे हम इनको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे. सो बेसिकली हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का मास हो और वो कुछ जगह घेरे, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी रूम की कुछ चीज़ों को ले लेता हूँ जो मेरे रूम में अवेलेबल है, जैसे कि बुक्स, चेयर, टेबल, माउस, लैपटॉप. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि बुक्स, चेयर, माउस, लैपटॉप. ये सभी चीज़ें क्या है? मैटर है. अब इनको मैटर हम क्यों कह रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया कि मैटर का मतलब क्या होता है, जिसके पास अपना खुद का मास हो और वो कुछ जगह घेरे, क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. अब मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ स्टफ इन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टफ भरा हुआ है हम उसी को क्या बोलेंगे? उसका मास बोलेंगे. मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम मैकडी जाते हैं. मैकडी में हमने एक बर्गर ऑर्डर किया, तो बर्गर की ये दो स्लाइस हो गई. इसके अंदर जो भी चीज़ भरी हुई है हम इसको क्या बोलेंगे? स्टफ बोलेंगे. अब स्टफ के तौर पे इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर आलू टिक्की होगी, कैप्सिकम होगी, चीज़ होगा. ये सभी चीज़ें क्या है? इसका स्टफ है. सो इसके स्टफ की वजह से इसका मास बना हुआ है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि एक ब्रिक का एग्जाम्पल लिया है. ब्रिक मतलब ईट. ये एक ईट बना लेता हूँ और यहाँ पर हमने एक फैदर बना लिया. फैदर मतलब पंख. किसी पक्षी का एक पंख बना दिया. तो हम बोलेंगे कि अगर इन दोनों में से किसका मास ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली किसका मास ज़्यादा होगा अगर हम पूछें तो मास किसका ज़्यादा होगा? ईट का. क्योंकि जो स्टफ़ है, जो अमाउंट ऑफ स्टफ़ है इसके अंदर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक पंख से. तो मास किसका ज़्यादा हुआ? एक ईट का मास ज़्यादा हुआ, एक पंख का मास कम हुआ. अब स्पेस का मतलब क्या होगा? अगर ये ईट किसी रूम में रखी हुई है, मान लीजिए एक रूम है, तो इस रूम के अंदर जो भी जगह ये घेर रहा है, ये थ्री डी ऑब्जेक्ट है. इसका अपना इसकी अपनी एक लेंथ है, ब्रेथ है, अपनी हाइट है. तो ये सभी एक थ्री डी चीज़ है और ये इस रूम में कुछ जगह घेर रहा है. इसी तरीके से ये जो पंख है ये भी इस रूम की कुछ जगह को घेर रहा है. तो ये जो जगह घेरने को हम कहेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेस. क्या बोलेंगे? स्पेस. तो कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का मास हो, अपना खुद का मास हो और दूसरा कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड करे, तो हम क्या कहेंगे कि वो चीज़ क्या है? मैटर है. आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स. तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी जिसका खुद का मास हो और उसके पास अपना खुद का स्पेस हो, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. लेकिन ये सभी मैटर बने किससे हैं? सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ इनक्रेडिबल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो जितने भी मैटर्स हैं ये सभी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एटम्स. तो अभी हम इस चैप्टर में एटम को इतना डिस्कस नहीं करेंगे. ये एटम्स टॉपिक हमारे चैप्टर 3 में आएगा, तो उस टाइम पे हम इसको अच्छे से देखेंगे. बस हम अभी के लिए इतना देखते हैं कि मैटर्स किससे बने हैं? पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं. और इनका साइज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है. जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए या एक दीवार को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है. उसी तरीके से ये मैटर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने अपनी मैटर्स की को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस. हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है वो हमें इन तीन ही स्टेट्स में मिलेगी, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि इन तीनों को किस हिसाब से हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. जैसे कि पहला है सॉलिड. तो सॉलिड में जैसे अभी हमने बात की कि जितनी भी चीज़ें वो सब किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से. तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, लिक्विड में आप देख सकते हैं और गैस में आप देख सकते हैं. तो तीनों की स्टेटमेंट आपको साफ साफ दिखाई दे रही है. अब इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर क्लोजली पैक्ड होगा टाइटली तो उसको हम सॉलिड बोलेंगे, थोड़ा लूज़ होगा तो हम इसको लिक्विड बोलेंगे, और अगर ज़्यादा लूज़ होगा तो हम उसको गैस बोलेंगे.
लेकिन अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे किताब है, एक बुक है, तो हम उसको हम सॉलिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। दूसरे वाला लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और वो फ्लो कर पाते हैं। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ें फ्लो हो पाती है। जैसे पानी को अगर हम ग्लास से नीचे गिराएंगे तो वो फ्लो होएगा। इसी तरीके से गैस भी फ्लो होती है और इसके बीच में स्पेस क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो हमने मैटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टेट्स के अकॉर्डिंग? 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना होता है, मैटर्स की कितनी स्टेट्स होती हैं। अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टब है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है। अब हम उसमें कुछ इंक की बूंदें डाल रहे हैं, तो इनकी जो ड्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे पानी में क्या होंगी? फैलने लग जाएगी। धीरे धीरे ये पूरे पानी को कवर कर लेंगी। तो ये किस वजह से हो पाया? ये क्योंकि ये मूव कर रही थी। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके, वो क्या कर रहे थे? पानी के अंदर मूव कर रहे थे। अब इनकी मूवमेंट क्यों हो पा रही है पानी के अंदर? इनकी मूवमेंट हो पा रही है पानी में बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी जब वो मूव करती है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में के ई से डिनोट कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी, कभी भी कोई बॉडी मूव करे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उस टाइम पर, उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? मास पर। अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और दूसरा दूसरा डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर। अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। सो जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आप घर पे दूध गर्म करते हैं, तो अगर दूध उबलने वाला होता है और दूध उबलने वाला होता है तो दूध एकदम से बहुत तेज़ी स्पीड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सेकंड देख सकते हैं हम, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जैसे कि अभी हमने बात की थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में अरेंजमेंट जो होती है पार्टिकल्स की वो अलग अलग तरीके से होती है। सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। तो जो तब भी तीनों के बीच में स्पेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोजली पैक्ड होने के बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस रह गया है। लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में थोड़ा से भी ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमने एक अखरोट लिया। अखरोट को तोड़ने के लिए हमें थोड़ी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। उसको हम आसानी से हाथों से नहीं तोड़ पाते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स ही होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये जो क्लोजली पैक्ड आइटम्स होंगे ये आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे क्योंकि हम अपना फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नल है, नल से पानी निकल रहा है। मैंने यहाँ पर अपनी उंगली लगा दी है, उंगली से क्या हुआ? ये पानी सेपरेट हो गया। कुछ पानी मेरी उंगली के लेफ्ट साइड से निकलेगा, कुछ राइट से। तो पानी सेपरेट होने से क्या हुआ? ये पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। लेकिन आगे जाके जब आप देखेंगे तो ये पार्टिकल्स दोबारा से मिल जाएंगे और ये दोबारा से एक लेयर के फॉर्म में नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी।